H2CO3 अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। एक तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो अगर 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब टोटल हम लोग 2 OH ग्रुप बना सकते हैं। तो कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कंसिडर किया। उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट पे एक ऑक्सीजन बच गया, उसको भी प्लेस किया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और कार्बन वाले पार्ट पे टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों शेयर हो गया। अगर चारों शेयर हो गया तो कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, ये अपना H2CO3 का स्ट्रक्चर आराम से निकल के आना चाहिए। जब इथाइन की बात करेंगे हम लोग, तो इथाइन वाले पार्ट में 2 कार्बन है, तो दोनों को सेंट्रल एटम बना सकते हैं। अगर दोनों को सेंट्रल एटम बनाएंगे तब उस केस में हम लोगों के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन को दोनों को एक एक कार्बन पे दे दिया और हाइड्रोजन वाले पार्ट का डुप्लेट कंप्लीट करा दिया, मतलब एक एक बॉन्ड बना दिया। कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है। इसका मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, बट कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रखा? एक एक। इसका मतलब दोनों कार्बन को 3-3 बॉन्ड चाहिए, तो दोनों कार्बन अपने 3-3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये C2H2 का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। N2H4 2 नाइट्रोजन वाला पार्ट है, उसके अलावा दोनों के दोनों हाइड्रोजन हम लोग एक एक नाइट्रोजन के ऊपर आराम से प्लेस कर सकते हैं और उसके वजह से एक एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 के बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 के बराबर होता है। तो वैलेंसी 3 का मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा। दोनों नाइट्रोजन एक एक बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। और उसके अलावा नाइट्रोजन वाले पार्ट पे हम लोग आराम से लोन पेयर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये अपने N2H4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। H2H2O8 अगर कंसिडर करें तो उसके इसमें 2 सल्फर, दोनों अपना सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब OH ग्रुप आराम से बना सकते हैं। दोनों पे एक एक OH ग्रुप बना के डाल दिया। फिर बचा ऑक्सीजन का नंबर, तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, ऐसा कंसिडर कर सकते करके पांचवा और छठा ऑक्सीजन डाल सकते थे। थोड़ा इसको सिमेट्रिकली बना देते हैं ऐसा। तो इस केस में ऑक्सीजन को डबल डबल बॉन्ड बनाना है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता था। और दोनों को आपस में अटैच करने के लिए सल्फर पे भी एक बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 6 होता है और वैलेंसी 2 होता है। बट सल्फर जो है वो 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ लास्ट क्लास में मेंशन किया था। अगर थर्ड पीरियड या उसके नीचे के एलिमेंट्स है तब उस केस में हम लोग आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बॉन्ड बना सकते हैं। बट कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर मान लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना पाएगा, जबकि इस केस में सल्फर 2 बॉन्ड, 4, 6 और 2 8 बॉन्ड बना रखा। तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब अपना आंसर गलत निकल के आ रखा है। ऐसा आराम से हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सोच सकते हैं। सल्फर वाले पार्ट में हम लोग एक OH ग्रुप बनाए, दूसरे साइड में एक OH ग्रुप बनाए और उसके बाद ऑक्सीजन को प्लेस करना शुरू किए। तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, तो दोनों को एक एक ऑक्सीजन बीच में दिया। तो उसके वजह से जो बीच का ऑक्सीजन है वो आराम से दोनों तरफ बॉन्ड बना सकेगा। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, जिसमें ये जो O2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, इस चीज़ को हम लोग इन जनरल परऑक्साइड लिंकेज बोल सकते हैं। जब भी कभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले पार्ट में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उस केस में हम लोग टर्म परऑक्साइड आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। जैसे H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, HOOH, आराम से इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हुए काम कर सकते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, XeO2F2। जेनॉन सेंट्रल एटम हो गया, 2 ऑक्सीजन वाला पार्ट प्लेस कर दिया, 2 फ्लोरीन वाला पार्ट प्लेस कर दिया और फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा कराए। तो फ्लोरीन में टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से काम चल जाएगा। और ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 2-2 ऑक्सीजन चाहिए होगा। जेनॉन वाले पार्ट में टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, जबकि जेनॉन नोबल गैस है, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया तो एक लोन पेयर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 35 तक में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 तक में अगर कोई डाउट है तो। सर N2H2 में एक डाउट है। जैसे N2H2 अगर ले, दोनों नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब 2 नाइट्रोजन है, दोनों सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन तो बन नहीं सकता सेंट्रल एटम, तो दोनों नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम बना, फिर क्या करें, तो अपने पूरे मॉलिक्यूल में N2H4 में N2H2 में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लॉजिकली दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो बना दिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा तो 5 आया, वैलेंसी देखा तो टोटल 3 के बराबर, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा, भले ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है इस पे। तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रखा है, दूसरा नाइट्रोजन भी एक बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन वाला पार्ट आराम से 3 बॉन्ड बनाने के लिए आपस में ही 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और नाइट्रोजन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 के बराबर, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 तो बॉन्ड बन चुका, और उसके अलावा हम लोग के पास एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक एक लोन पेयर दोनों पे डालते हुए आराम से मेंशन कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। और कोई डाउट? चलो ध्यान दो। उसके बाद IF7 और IF6 दे रखा, तो जैसे सेंट्रल एटम आयोडीन होगा दोनों में, IF7 और IF6 दे रखा, IF5 दे रखा। तो जब IF5 देगा तो 5 फ्लोरीन प्लेस कर देंगे हम लोग सिमेट्रिकली, और IF7 वाले पार्ट पे हम लोग 7 फ्लोरीन सिमेट्रिकली प्लेस कर देंगे, और बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा कराना है। तो फ्लोरीन वाला पार्ट बाहर वाले केस में अगर कंसिडर करके चले, तो फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन वाला पार्ट हेलोजन फैमिली का पार्ट है, और हेलोजन फैमिली वाले पार्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हमेशा फ्लोरीन, और ये चीज़ बताया भी था, जो वैलेंसी है वो 1 2 3 4 3 2 1 हो जाता है। फ्लोरीन सबसे लास्ट वाला लाइन है, इसका मतलब वैलेंसी 1 रहेगा। आयोडीन वाला पार्ट भी हेलोजन ही है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आयोडीन अगर हेलोजन है, तो इस केस में इस हेलोजन वाले पार्ट में भी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसको कंसिडर करें मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 7 के बराबर है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब सातों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अगर सातों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो इस केस में लोन पेयर वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में भी फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा कराए, तो आयोडीन पे टोटल 5 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन 7 थे बट बॉन्ड 5 बना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए तो एक लोन पेयर के जैसा इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये IF7 और IF5 का स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर करके काम कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में IOCl3 फिर NCl3 दे रखा है। जैसे IOCl3 अगर ले, तो ऑक्सीजन सॉरी आयोडीन वाला पार्ट सेंट्रल एटम होगा, एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन वाला पार्ट दे रखा। IOCl3 था, कुछ और था, हाँ ठीक है चलो। एक ऑक्सीजन वाला पार्ट है और दूसरा बाकी सारे के सारे पार्ट अपने पास क्लोरीन के जैसे दे रखे हैं। तो इस केस में एक आयोडीन और सारे के सारे क्लोरीन को इक्वली या सिमेट्रिकली शेयर कर दिया। तो इस केस में क्लोरीन हैलोजन है, मतलब ग्रुप नंबर 17 में आएगा, तो वैलेंसी वाला पार्ट आराम से 1 ले सकते हैं, और आयोडीन वाला पार्ट ग्रुप नंबर 16 में आएगा, वैलेंसी वाला पार्ट 2 के बराबर होता है। तो आयोडीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगा और क्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 के बराबर हुआ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 में से तो 5 बॉन्ड दिख रहा है हम लोगों को। 5 बॉन्ड का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, मतलब 5 बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया 7 में से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब एक लोन पेयर आराम से बना सकते हैं। तो IOCl3। फिर उसके बाद NCl3H2S, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, 3 क्लोरीन दे रखे हैं, तीनों को प्लेस कर दिया सिमेट्रिकली, और इसको सिमेट्रिकली प्लेस करने के बाद बाहर वाले के साथ एक बॉन्ड बना करके बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया। तो हेलोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही बॉन्ड चाहिए, तो एक बॉन्ड बना दिया।
और नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऊपर लिखा हुआ भी यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे आराम से, एक लोन पेयर के जैसा इसको प्लेस कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद H2S दे रखा था, तो सल्फर सेंट्रल एटम, दोनों हाइड्रोजन को सिमेट्रिकली प्लेस करके बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया या डुप्लेट पूरा करा दिया। और सल्फर ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है। तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर और अगर सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाने में चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो आराम से 2 लोन पेयर कंसिडर करके काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में दे रखा है AlCl3 ClF3। AlCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए, एल्युमिनियम सेंट्रल एटम होगा, 3 क्लोरीन को सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया और बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया। और एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है बोरोन फैमिली। पीरियोडिक टेबल वापस से सजेशन दे रहे हैं अपने, एक बड़ा सा चार्ट पीरियोडिक टेबल का, अगर तुमको तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक बड़ा सा चार्ट मिलता है मार्केट में, वो परचेज कर लेना और उसको अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं उसके सामने दीवार पे आराम से चिपका सकते हैं, ताकि बार बार पीरियोडिक टेबल पे नजर पड़े, वो देखते 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 अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो एल्युमिनियम वाले पार्ट के साथ क्लोरीन 3 दे रखा, एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, मतलब बोरोन फैमिली के जस्ट नीचे, बोरोन में जस्ट नीचे आएगा। तो इस केस में बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 का है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 के बराबर होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो डेफिनेटली हम लोग का 3 इलेक्ट्रॉन तीनों बॉन्ड में शेयर हो गया, कोई लोन पेयर निकल के नहीं आएगा, ये अपना स्ट्रक्चर बच जाएगा। फिर ClF3 हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम होता है, तो क्लोरीन वाला पार्ट सेंट्रल एटम हो गया, और उसके अलावा 3 फ्लोरीन को हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस के करके बाहर का ऑक्टेट पूरा करा दिए। और क्लोरीन हेलोजन फैमिली का पार्ट है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 के बराबर होगा, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर कंसिडर करके काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद BCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो दोनों तरफ क्लोरीन वाले पार्ट को प्लेस कर दिया, और बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल होने का मतलब कि यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा बैलेंस शेल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो आराम से हम लोग स्ट्रक्चर में बिना लोन करके BCl2 बना सकते हैं। फिर उसके बाद H2O2 दे रखा, तो H2O2 वाले पार्ट में ऊपर ही स्ट्रक्चर बताया था कि अगर H2O2 का स्ट्रक्चर बनाए तो 2 ऑक्सीजन, दोनों सेंट्रल एटम, दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन डाल के बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया। अब ऑक्सीजन हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रखता है, और उसके अलावा वैलेंसी वाला पार्ट 2 रखता है, मतलब ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन भले ही रखेगा उसमें, तो एक बॉन्ड तो बना चुका, मतलब दूसरा बॉन्ड आपस में ही बना लेगा। इसके बाद क्या करें, तो ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन में शेयर हो गया, 2 बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शेयर हो गया, इसका मतलब आराम से 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग 2-2 लोन पेयर्स कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आना चाहिए। F2O2 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ऑक्सीजन के साथ दोनों फ्लोरीन वाले पार्ट को अटैच करके आराम से H2O2 और F2O2 बना के काम कर सकते हैं। H2CrO4 क्रोमियम सेंट्रल एटम होगा, और H2CrO4 में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो जब भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होता है तो सबसे पहला काम हम लोग OH ग्रुप बनाते हैं, तो एक क्रोमियम, तो एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, दोनों पे एक एक सिंगल बॉन्ड, और उसके अलावा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के काम कर सकते हैं। वैसे क्रोमियम D ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम मेंशन कर देते हैं 6 के बराबर होता है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के बराबर होता है, 6 बॉन्ड में चले गए, इसका मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा, H2CrO4 का ऐसा स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। और ये कंपाउंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये भी कंसिडर करके काम कर लेना थोड़ा। फिर SO2Cl2 सल्फर सेंट्रल एटम, दोनों ऑक्सीजन सिमेट्रिकली प्लेस किया, दोनों क्लोरीन सिमेट्रिकली प्लेस किया, क्लोरीन वाला पार्ट हेलोजन है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट डबल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का ही पार्ट है, तो 2 बॉन्ड, 2 4 बॉन्ड, 2 6 बॉन्ड, इसका मतलब सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो चुका, इससे ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर कुछ निकल के नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद H2SO5, अगर H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे हम लोग तो डेफिनेटली गलत बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है, मतलब मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 सॉरी 2 6 और 2 8 8 बॉन्ड नहीं बना सकता सल्फर। तो अगर स्ट्रक्चर में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड्स आ रहे हैं तो हम लोग कोई गलती कर रहे हैं। तो जब गलती कर रहे हैं तो इस तरह के केस में हमेशा सोच लेना एक परऑक्साइड बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। अगर कभी भी स्ट्रक्चर में गलती कर रहे होंगे तो परऑक्साइड बॉन्ड बना के आराम से काम कर सकते हैं। जैसे सल्फर वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इस केस में एक OH ग्रुप डाला, दूसरा OH ग्रुप डाला, उसके अलावा एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन डाला, तो डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब अपना वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा 6 में। फिर भी एक ऑक्सीजन डालना है, तो अगर एक ऑक्सीजन डालना है और इस तरीके से स्ट्रक्चर गलत आ रहा तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड बना सकते हैं। पेरोक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन कंटिन्यूएशन में होगा। तो अगर हम लोग इस साइड पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दोनों ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड बना लेंगे। बट अगर हम लोग नीचे ऑक्सीजन बनाते हैं तो नीचे भी सिंगल बॉन्ड ऊपर भी सिंगल बॉन्ड, तो बीच वाले का तो काम हो गया बट नीचे वाले पार्ट को एक ही बॉन्ड बनाने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। हमेशा पेरोक्साइड बॉन्ड बनाते वक्त हर एक एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो तो पूरा होना जरूरी कंडीशन है। तो इस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड बनाते वक्त जैसे पहला काम वही किया था, OH OH लगा दिया, उसके अलावा किसी एक OH और सल्फर के बीच में ऑक्सीजन को डाल के फिर सबका ऑक्टेट पूरा कराना शुरू कर दिया। तो ये अपना H2SO5 का स्ट्रक्चर आराम से निकल के आ जाएगा। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। So question number 50. गई? Sir, yes sir. तो ये तो अभी बताया, क्या डाउट है ये सर बताओ। नहीं समझ आया। चलो ध्यान दो, पहले ये बताओ सेंट्रल एटम क्या लेंगे, अलग से मेंशन कर रहे हो फॉर्मूला। सेंट्रल एटम क्या होगा? सर सल्फर। ठीक है, उसके बाद क्या करें अगला स्टेप? सर फिर सर OH में डिवाइड करेंगे और फिर जितना ऑक्सीजन बचेगा फिर ठीक है, उसमें तो ये बताओ 6 बॉन्ड्स बनेगा। तो कितने OH बनाएंगे? सर 2। 2। फिर कितने ऑक्सीजन बच गए? सर 3। 3। यस सर। तो 2 OH ग्रुप को प्लेस कर दिया सिमेट्रिकली। अब 3 ऑक्सीजन को अगर प्लेस करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता था ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसा? नो सर बिकॉज 8 आ जाएगा। हाँ, अगर ये करते तो उसके इसमें सल्फर वाले पार्ट का टोटल बॉन्ड 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस तरीके से अगर बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्सटेंड हो रहे होंगे, तब उस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड बना दिया करना। पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने का मतलब कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बना देना। तो इस केस में हम लोग जब एटम्स को प्लेस कर रहे हैं तो प्लेस करते वक्त हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं जैसे OH और OH है, इसके अलावा जब ऑक्सीजन को प्लेस करेंगे तो एक ऑक्सीजन प्लेस किया, दूसरा ऑक्सीजन प्लेस किया, अब तीसरा ऑक्सीजन अगर बाहर प्लेस करेंगे तब तो उसके इसमें दिक्कत है क्योंकि सल्फर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन को बीच में डाल सकते हैं। जब ऑक्सीजन को बीच में डालेंगे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो, OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। अब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो बीच में आने का क्या मतलब है, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो जो बीच वाला सल्फर है, सॉरी ऑक्सीजन है, इसका भी डबल डबल बॉन्ड बन गया, मतलब इसको भी 2 बॉन्ड मिल गया, और जो OH ग्रुप है उसको भी 1 बॉन्ड मिल गया। तो अगर दोनों को एक एक बॉन्ड मिल गया मतलब दोनों को ऑक्टेट पूरा हो गया, ये अपना सही स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन होते हुए नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्सटेंड हो रहे हैं तो पेरोक्साइड बॉन्ड बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ। बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यार, चलो अच्छी बात है। तो लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट से हम लोग अब 2-3 टॉपिक काफ़ी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे तुम लोग को याद होगा सबसे शुरुआत में जब तुम लोग को बोला था मैंने कि तुम लोगों को रिडॉक्स वाले पार्ट को हम ज़्यादा डिटेल में तब पढ़ा पाएंगे जब हम लोग को लेविस स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। तो उस केस में जैसे रिडॉक्स वाले पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त हम लोग इन जनरल सिंपल तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन वाले पार्ट में ये कंसिडर करना होता है, स्पेशली कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाले पार्ट में, कि हम लोग के स्ट्रक्चर्स में, एक सेकेंड, हाँ,
हम लोग ये कंसिडर करना पड़ता है कि हम लोग गिवन स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, हम लोग उसके हिसाब से भी कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होते हैं। तो जब भी कभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट पे तो दिक्कत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, वो सब चीज़ें आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उस एक पार्ट का डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर वाला पार्ट तुम लोग को नहीं आता था, तो इसीलिए अब लोग उस चीज़ का डिस्कशन आज आराम से कर सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, लेक्चर 5 होना चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग वापस से पहले वाले टॉपिक पे चल सकते हैं जो हम लोगों का रिडॉक्स वाला पार्ट था। उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सब लोगों को आता है, बैलेंसिंग वैलेंसिंग सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें जो एक रिडॉक्स वाला पार्ट है हम लोग उस रिडॉक्स वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, और इस रिडॉक्स में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे भी, जैसे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है या फिर इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट दे रखा होगा। वैसे ये चीज तुम्हारे जो NTSC का एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखे तो नहीं है कि ऐसा कुछ सवाल होता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मतलब बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, आराम से इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। तो जैसे जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं, अब टाइप ऑफ रिएक्शन जो पढ़े थे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। उसके अलावा और भी कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, कंबशन रिएक्शन हो गया, बट ये NCERT में नहीं दे रखा है। NCERT में केवल 5 रिएक्शन दे रखे, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन एक्चुअल में रिडॉक्स का पार्ट बोला जा सकता है। कंबशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ एडिशन, और उसी चीज को हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, तो हम लोग उसको रिडॉक्स का पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। बट इन जनरल बहुत सारे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इन जनरल बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो खैर ठीक है, फिर भी हम लोग बहुत सारे रिएक्शन को अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को 2-3 छोटे छोटे बेसिक टर्म्स का डिस्कशन करना होगा। जैसे सबसे पहला टर्म जो हम लोग को डिस्कस करना होगा वो चीज़ ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सबसे पहले ये टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पार्ट में, जैसे मान लो कि एक NaCl कंपाउंड दे रखा, तो NaCl वाले पार्ट को हम लोग आराम से Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब एक कंपाउंड था और अगर आयनिक नेचर का था, लास्ट क्लास में बोला भी था, आयनिक नेचर का है मतलब प्लस और माइनस चार्ज के इंट्रैक्शन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एक कंपाउंड आयनिक नेचर का है तो इसका मतलब है आराम से प्लस माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट करके रखा जा सकता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली बोल दिया करते हैं। जैसे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो सोडियम वाले पार्ट पे +1 चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हम लोग 1 के बराबर लेके चलेंगे, और दूसरे वाले केस में -1 के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर BaSO4 होता तो BaSO4 वाला पार्ट Ba2+ में और सल्फेट आयन मतलब SO4 2- में डिसोसिएट हो सकता है। तो Ba2+ मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हम लोग 2 के बराबर +2 के बराबर लिख सकते हैं, और सल्फेट आयन वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट -2 के बराबर आराम से लिख सकते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग एक कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में रखते हैं तो आयनिक फॉर्म में होने की वजह से उस कंपाउंड में एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा उस चीज़ को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। बट जैसे कोवेलेंट कंपाउंड की जब हम लोग बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में तो कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, कोवेलेंट कंपाउंड में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक्चुअल में उधर भी चार्ज आता है। और उसमें चार्ज क्यों आता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। कैसे आता है अभी हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग को थोड़ा आगे टॉपिक डिस्कस करना होगा, डाइपोल मोमेंट। अभी उस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है, ये हमको मालूम है, या फिर ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब उसके वजह से कौन सा चार्ज डेवलप होगा और किस अमाउंट में चार्ज डेवलप होगा,
इस चीज़ का हम लोग कैसे कंसिडरेशन ले सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का जब हम लोग डेफिनेशन देना शुरू करते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू द चार्जेस that are present on the या on each element कर सकते हैं, on each element considering the compound to be completely ionic, to be completely ionic। नोट करने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ को, नोट्स तुम लोग को भेज दिया जाएगा। तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पार्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब एकदम जनरल टॉपिक्स है। तो अगर जनरल टॉपिक्स है तो एक बार सीख लिया तो जिंदगी में चीज़ें याद ही रहेंगी। मेरे हिसाब से सब चीज़ें भूलने की चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अगर कभी रेफरेंस चाहिए होगा तो कॉपी की जगह पे आराम से नोट्स देख सकते हैं। अपने पास नोट्स बस प्रॉपरली अरेंज करके रखना। अगर डेस्कटॉप है तुम्हारे पास तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस नाम से नोट्स को अरेंज करके रखना ज़्यादा बेटर होगा। It is equal to the charges that are present in each element considering the compound to be completely ionic। अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड को completely ionic कंसिडर करके चले तो उस केस में जो भी चार्ज हर एक एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा, या ज़्यादा प्रिसाइजली अगर हम लिखना चाहें, जो भी इमेजिनरी चार्ज हर एक एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट आएगा या एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो जैसे मान लो आयनिक कंपाउंड ही है, जैसे NaCl है, तो ये आयनिक कंपाउंड ही है। तो आयनिक कंपाउंड में तो चार्ज इमेजिनरी नहीं होगा, यहाँ चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो आराम से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट उसके चार्ज के बराबर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोगों को कुछ कंसिडरेशंस का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रख सकते हैं उस चीज़ पर हम लोग आगे आएंगे। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं, और एक दो एग्जांपल्स, तीन एग्जांपल्स हम मेंशन करेंगे कि कैसे हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट में चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं। बट उसके बाद आगे क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करते चले जाना है। क्वेश्चन नोट करो, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द अंडरलाइंड एटम। जब जो भी एटम को अंडरलाइन कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, इसको कैलकुलेट करने से पहले तो हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। एक सेकंड रुक जाओ, अभी इस क्वेश्चन वाले पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी रुक जाओ, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हम लोग पहले कंसिडर करेंगे, क्योंकि तुम लोग को इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है तो इसलिए ये चीज़ बताना जरूरी होगा। जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट बेसिकली वही चीज़ होता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज इन जनरल एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ध्यान रखते हुए काम करेंगे हमेशा। जैसे पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है, अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स का मतलब मालूम होगा तुम लोग को, लिथियम से लेकर के, और लिथियम सोडियम वाले पार्ट से लेकर के अगर हम लोग सीजियम फ्रांसियम तक जाते हैं तो फ्रांसियम तक जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो कंपाउंड के फॉर्मेशन में नहीं आता। तो लिथियम से लेकर सीजियम तक हमेशा हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1 ऑलवेज। मतलब हमेशा इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर ही होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी 1 नहीं बोलेगा, +1 या -1 बोलते हुए काम करना है। साइन जरूरी चीज होता है। तो जो भी अल्कली मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 के बराबर होगा, बिल्कुल फिक्स चीज है। सिमिलर टाइप से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले पार्ट का मतलब भी मेंशन किया था पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में, जब हम लोग बेरिलियम वाले पार्ट से नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक जाते हैं। रेडियम तक जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन डिस्कवर किया था रेडियम? बताओ भाई, रेडियम का डिस्कवरी कौन किया था? गूगल करने लग गया जी तुम लोग। अब रेडियम का डिस्कवरी नहीं मालूम तुम लोगों को कौन किया?
तुम्हारे एनटीएससी के एग्जाम में एसएसटी भी पूछता है, मालूम है ना सबको। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एसएसटी उधर पूछा जाता है, एसएसटी की भी चीजें याद रहनी चाहिए। और इनफैक्ट 9-10 दोनों का एसएसटी पूछेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछेगा। किसी को नहीं मालूम रेडियम का डिस्कवरी किसने किया? कभी एक नाम सुना है, मैरी क्यूरी? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? सर उसको नोबेल प्राइज मिला था। नहीं मिला था क्या? सर बस नोबेल प्राइज का पता है कि ऐसा क्यूरी को मिला था। क्यों मिला था नोबेल प्राइज पता ही नहीं है। क्यूरी पॉइंट के लिए डिस्कवर क्या? किया था उन्होंने। कौन किया था रेडियम का खोज? मैडम क्यूरी। बताओ भाई। अगर ऐसा जनरल नॉलेज नहीं है, मेरा जनरल नॉलेज बहुत खराब है, हो सकता है हम गलत भी बोलते हो। कोई हमसे पूछ रहे ना कि इंडिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो एक्चुअल में हमको अभी नहीं मालूम, भूल गए, पता नहीं कौन है। कभी हम सुनते हैं बट हम दिमाग में इंफॉर्मेशन रखते ही नहीं है। उपराष्ट्रपति तो छोड़ ही दो। मेरा जनरल नॉलेज बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, बट इतना तो बेसिक तुम लोग को मालूम होता है, 9-10 तक तो पढ़ना होता है एसएसटी। ध्यान रखा करो इन सब चीजों का। एसएसटी भी पूछा जाता है, इनफैक्ट एसएसटी अच्छे से प्रिपरेशन करने का टाइम भी है तुम लोगों के पास, 9-10 दोनों पढ़ना होगा, प्रैक्टिस किया करो उस चीज को। चलो ध्यान दो। तो जैसे रेडियम वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर होगा तो उसमें बेरिलियम से लेके बेरियम तक हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2 ऑलवेज, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट +2 के बराबर होगा। ये तो दो बेसिक पार्ट है जिसका हम लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स इन एलिमेंटल फॉर्म या इन मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखे तो ज़्यादा बेटर है, इन मॉलिक्यूलर फॉर्म द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। जैसे अगर मान लो F2 है तो F2 में दोनों फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर O2 है तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर N2 है तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन वाले नाइट्रोजन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा। जब भी कभी एक नॉन मेटल वाला पार्ट एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट 0 होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब है कि उसके नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक मॉलिक्यूल में अगर दो एलिमेंट दे रखा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मान लो दे रखा, तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इस केस में ऐसा लिख सकते हैं होमो एटॉमिक स्ट्रक्चर। होमो एटॉमिक का मतलब सेम एटम से बना हुआ स्ट्रक्चर। तब उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हर एक एलिमेंट का 0 निकल के आएगा। ये हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। इस एक चीज का ध्यान रखना। दूसरा, इन केस ऑफ मेटल, वैसे जब कंपाउंड नहीं है तो फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे भी नहीं, हाँ ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 के बराबर होगा। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 के ही बराबर होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसको याद रखना है। उसके अलावा ऑक्सीजन के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट है वो -2 इन जनरल होता है जब हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे बेरियम ऑक्साइड। तो जब भी ये वर्ड ऑक्साइड आएगा इसका मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट -2 के बराबर होगा। इन जनरल जब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है तो उसको ऑक्साइड ही बोला जाता है। उसके बाद जब उसके ऊपर चार्ज को हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो उस पे -1 चार्ज भी हो सकता है, -½ चार्ज भी हो सकता है। जब -1 चार्ज होता है तब उस केस में वहाँ पे स्ट्रक्चर परऑक्साइड के जैसा होता है, और जब -½ चार्ज होता है तब वहाँ पे स्ट्रक्चर सुपर ऑक्साइड के जैसा होता है। सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है इस चीज़ को आगे मेंशन करेंगे, अभी के लिए बस इस चीज़ को देखते जाओ क्या हो सकता है ये। उसके अलावा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों के पास +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, और +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, बट ये बिल्कुल प्रिसाइजली इस केस में होगा। अगर F2O2 है तब उस केस में +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और अगर F2 है तब इस केस में +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
अदरवाइज ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी निकल के नहीं आने वाला है। केवल इन दोनों केसेस को कंसिडर अगर करें तभी +1 या +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में ऑक्सीजन का ही नंबर आता था। तो FONCl, इसका मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट भी इन जनरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा। एक चीज देख भी सकते हैं, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर केवल फ्लोरीन के साथ शो कर रहा है और किसी के साथ शो नहीं कर रहा, केवल फ्लोरीन के साथ शो कर रहा है। इस केस में इन जनरल -2, -1, -1/2, बट +1 +2 शो कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है जब हम लोग फ्लोरीन वाले पार्ट के साथ इसको अटैच करते हुए काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा पॉइंट्स में और कुछ पॉइंट ऐसा इन जनरल ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं, जैसे अगर हम लोग मान लो ऐसा कंसिडर करके चले कि इन कंप्लीटली आयनिक मॉलिक्यूल ionic compound, non-metals shows oxidation number equal to their valency. अगर हम लोग completely ionic compound लेके चले, जैसे मान लो कि हम लोग BN लेके चले या BE3N2 लेके चले, तब इस केस में आयनिक कंपाउंड है। पर आयनिक कंपाउंड है तो नाइट्रोजन वाला पार्ट बिल्कुल अपने वैलेंसी के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और क्योंकि नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स वाले पार्ट में हमेशा निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मेटल्स के साथ अटैचमेंट में दे सकते हैं। जैसे NaCl था तो सोडियम मेटल था प्लस चार्ज और क्लोरीन वाला पार्ट माइनस चार्ज। अगर BaO है तो Ba2+ और O2- वाला पार्ट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो इस केस में जब भी कभी एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके कंपाउंड बनाता है तो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और आयनिक कंपाउंड में नॉन मेटल वाले पार्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसके वैलेंसी के बराबर रहेगा और हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही रहेगा। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इन सब रूल्स के बाद हम लोग आगे का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का, इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इन जनरल ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा और बाकी अल्कली मेटल्स वाले पार्ट हमेशा +1 में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2 में। बाकी मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। सल्फर है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा वो कौन से एलिमेंट के साथ अटैच होकर चल रहा है। इन जनरल एक ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जब भी ये कंपाउंड दे रखा, जब भी ये स्टेटमेंट दे रखा, इन कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड नॉन मेटल शोज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू देयर वैलेंसी। कोई भी नॉन मेटल है, इन जनरल बहुत ही स्पेसिफिक केसेस नहीं हुए, तो जब भी कभी कोई नॉन मेटल एक मेटल के साथ अटैच हो रखा होगा तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट उसके वैलेंसी के बराबर कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ सकते हैं हम लोग। कैलकुलेट द oxidation number of the underlined atom. अंडरलाइन एटम, तो उसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो ऐसा दे रखा Na2O, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, क्योंकि सोडियम वाला पार्ट अल्कली मेटल है, फिक्स्ड है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होगा, कभी भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करें, इसको हम एक काम करते हैं, ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो निकालने का एक तो मैथमेटिकल तरीका और दूसरा लॉजिकल तरीका है। मैथमेटिकल तरीका ये है कि इस कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज देखो, तो इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो इस केस में नेट चार्ज अगर 0 है तो हर एक एलिमेंट के चार्ज के सम को हम लोग नेट चार्ज के बराबर करके कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में जैसे ऑक्सीजन है, मान लेते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला है वो x के बराबर है, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर x है और इसका एक ही एटम है, तो टोटल चार्ज x × 1 के बराबर ले सकते हैं। प्लस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हमेशा +1 के बराबर होगा, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर दे रखा,
इंटू 2 सोडियम एटम, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, या फिर सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो यहाँ से x वाला पार्ट कितना निकल के आ जाना चाहिए, तो देख करके मालूम पड़ रहा है -2 के बराबर। अगर इस +2 को उठा के दूसरे साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2, मतलब ऑक्सीजन वाले पार्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 के बराबर है। इसका मतलब ऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो सोडियम ऑक्साइड वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग आराम से। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा होता KO2 या K2O2 लेते हैं पहले, या K2O2, तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो नेट चार्ज कितना है, 0 के बराबर, और सोडियम के ऊपर सॉरी पोटेशियम के ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम तो चार्ज चेंज नहीं करने वाला, तो +1 इंटू 2 एटम, प्लस मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर x के बराबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम के लिए डिफाइन होता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 एटम्स है तो उससे कंबाइंड से मतलब नहीं है, एक इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर x के बराबर है। तो अगर एक का ऑक्सीडेशन नंबर x के बराबर है तो टोटल 2 एटम्स के लिए x इंटू 2 ले सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से x वाला पार्ट कैलकुलेट करें तो इस केस में ये -2 जब सामने जाएगा तो यहाँ वाले पार्ट में भी 2x इज इक्वल टू -2, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 कंसिडर करके काम कर सकते हैं। और जब ऑक्सीजन वाला पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करता है तो वहाँ पे हम लोग टर्म परऑक्साइड आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक चीज देख लो यहाँ पे, जैसे K2O2 है तो K2O2 वाला पार्ट H2O2 के जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, और साथ ही साथ यहाँ पे K+, और दूसरे साइड वाले पार्ट में भी K+ कंसिडर करते हुए काम किया जा सकता है। तो K2O2 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये लिखने का हम लोग का बेसिक तरीका हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ पार्टिकुलर केसेस को छोड़ करके हर जगह -2 रहेगा, बट जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम में सोडियम वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, भले ही ऑक्सीजन चेंज हो सकता है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, भले ही ऑक्सीजन का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू चेंज हो रहे हैं तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना ऑक्सीजन के कुछ स्पेसिफिक केसेस का। अदरवाइज जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा Fe3O4 और इसमें सवाल में निकालने बोला है ऑक्सीडेशन नंबर आयरन वाले पार्ट का, तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो। तो टोटल चार्ज हो गया 3 इंटू एक्स, प्लस ऑक्सीजन वाले पार्ट का टोटल 4 एटम है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल -2 मान के चलते हैं हम लोग। तो 3 इंटू एक्स आयरन की तरफ से चार्ज हो गया, ऑक्सीजन की तरफ से चार्ज हो गया 4 इंटू -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाना चाहिए, तो -8 जब सामने जाएगा तो +8 +8/3, तो हम लोग आंसर भी +8/3 के टाइप से बोलेंगे। बाकी ये चीज लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकली करने का मतलब अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Fe3O4 है, तो Fe3O4 में टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज तो यहाँ 0 आ रहा। तो नेट कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0 होने का क्या मतलब है, कि टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में अगर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन के 4 एटम है, एक एटम के ऊपर -2 मतलब 4 एटम के ऊपर -8, तो प्लस आयरन के ऊपर भी एग्जैक्टली उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो 3 एटम मिला के +8 चार्ज है, तो एक एटम में कितना चार्ज हो जाएगा, तो एक एटम वाले पार्ट में हम लोग आराम से +8/3 कंसिडर करके चल सकते हैं। +8/3 का क्या लॉजिक है, इसके लिए थोड़ा सुकून से वेट करो, इसी टॉपिक के लास्ट में मेंशन करेंगे। अदरवाइज आयरन +2 ऑक्सीडेशन नंबर या +3 ऑक्सीडेशन नंबर में रहता है, बट यहाँ +8/3 है तो +8/3 लिख के ही हम लोग काम कर रहे होंगे। ये चीज माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल जो चार्ज दे रखा उस चार्ज के बराबर बस चीज़ों को एडजस्ट करना है। अगर नेट चार्ज 0 है तो जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, वहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नेट चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ टाइप से ऐसा दे रखा, मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेकर के अगर हम लोग चले कि 4 नंबर वाले पार्ट में मान लो क्या स्ट्रक्चर ले, हाँ ठीक है, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर ले MnO4-, और इसमें बोला है Mn वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इस केस में जैसे अब यहाँ कैलकुलेशन करना, तो अब नेट चार्ज तो -1 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे,
तो इस केस में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है उसमें एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा होगा, तभी जाके बाहर एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सीजन की तरफ से टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो सकता है? तो टोटल नेगेटिव चार्ज 8 के बराबर है। तो डेफिनेटली हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के नंबर से एक कम रहा होगा, तभी जाके बाहर एक माइनस चार्ज दिख रहा है। जैसे अगर मान लो टोटल 7 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है, तो इसका नेट सम कितना आएगा? तो नेट सम -1 के बराबर आएगा। अगर टोटल 9 पॉजिटिव होता और 8 नेगेटिव होता तो नेट सम +1 के बराबर आता। तो डेफिनेटली अगर ओवरऑल माइनस चार्ज है, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्जेस का नंबर है वो अपने पास ज़्यादा है और जो पॉजिटिव चार्जेस का नंबर है वो अपने पास कम है। तो कितना डिफरेंस है उसका एडजस्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज 8 के बराबर दिख रहा, जबकि बाहर एक माइनस चार्ज है, मतलब माइनस चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के 1 यूनिट ज़्यादा रह गए। 1 यूनिट ज़्यादा रह गए मतलब मैग्नीज के ऊपर हम लोग चार्ज आराम से +7 ले सकते हैं। कैलकुलेशन भी कर सकते थे, x इंटू 1 एटम प्लस ऑक्सीजन वाला पार्ट 4 इंटू -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो -8 को जब सामने ले जाएंगे तो वहाँ से +7 का वैल्यू आराम से निकल के आ सकता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का एक जनरल तरीका है जो ध्यान रखना है। बाकी इसके 4 क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है तुमको। कोई डाउट है तो पूछ लो 4 क्वेश्चंस में। कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 से ट्राई करना शुरू करो। इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखो।
सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करिए ना। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना हाथ रेज कर देना ताकि हम डिस्कशन शुरू कर पाए।
चलो भी ध्यान दो, आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं तुम लोग स्क्रीन पे। पहले वाले केस में, पहला केस तो बहुत ही सिंपल सा है। पहले वाले केस में Cl का -1 होगा, दूसरे वाले केस में KMnO4 वाले पार्ट में +7 होगा, थर्ड वाले केस में K2Cr2O7 वाले पार्ट में +6 होगा, H2 वाले पार्ट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, बेरियम ऑक्साइड वाले पार्ट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, Na3n में नाइट्रोजन का -3 होगा, Mg3n2 में -3 होगा, CH2 में हाइड्रोजन का वैल्यू -1 के बराबर होगा, Fe2O3 में +3 के बराबर होगा, FeO वाले पार्ट में +2 के बराबर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट में +4 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो बढ़िया। अब इसके बाद छोटा सा हम कंसिडरेशन एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर के जितने क्वेश्चंस है हर जगह पे मोस्टली हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड ले रखा था, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल, बट एक्चुअल में ये आयनिक नहीं है, एक प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, Mn वाले पार्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आता है, MnO4-। इनफैक्ट Cr2O7 2- क्रोमेट आयन बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा निकल के आता है। 2O7 दे रखा ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो मॉलिक्यूल कोवेलेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग आयनिक के तरीके से भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी जैसे आयनिक के तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले या कोवेलेंट के तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाना ऑप्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर सही आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें एक छोटा सा कंसिडरेशन है जो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक बॉन्ड है A और B का, अगर इस केस में एक हम लोग एजम्पशन लेके चले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, तो इस केस में जब भी कभी एक कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट के अंदर हम लोगों को चार्ज निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऐसा सोचना कि अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। तो बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा, और जो एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा। ए और बी में ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा और बी वाला पार्ट प्लस चार्ज लेगा। एंड जितना बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतना ही माइनस चार्ज आएगा और उतना ही प्लस चार्ज आएगा। मतलब ए के ऊपर इस बॉन्ड को ब्रेक करने से -1 चार्ज, बी के ऊपर +1 चार्ज निकल के आएगा। मान लो अगर ये केस है ए डबल बॉन्ड बी, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। एंड दो बॉन्ड ब्रेक किए, अगर दो बॉन्ड ब्रेक किए तो -2 चार्ज, दूसरे वाले केस में +2 चार्ज के बराबर का वैल्यू निकल के आना चाहिए। तो इस केस में ए का ऑक्सीडेशन नंबर -2, बी वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कंसिडर कर सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तीनों बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब तीनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ए के ऊपर -3 चार्ज और बी के ऊपर +3 चार्ज आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर H2O है तो H2O का लेविस स्ट्रक्चर तो मालूम पड़ गया हम लोग को, लोन पेयर की जरूरत भी नहीं है, लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। तो जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई डाउट है क्या क्षितेश? तो पहले से हाथ रेज कर रखा है, हाथ डाउन कर लो ईशान। हाँ, तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, हाइड्रोजन काफ़ी लास्ट में आया था। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पे माइनस चार्ज जाएगा, और एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक माइनस चार्ज, सामने वाले पार्ट के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। सिमिलर टाइप से जब दूसरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज और दूसरे वाले पार्ट पे -1 चार्ज के बराबर का वैल्यू जाएगा। तो इस केस में टोटल जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेट चार्ज -2 के बराबर है, और यहाँ वाले पार्ट में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 के बराबर है। तो ऑक्सीजन का -2 चार्ज, हाइड्रोजन का +1 चार्ज आराम से निकल के आ गया। मान लो H2O2 है तो HOOH,
तो इस केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1 चार्ज जाएगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 चार्ज। पहले हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो भी हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम ही एटम है, अगर सेम एटम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो नहीं सकता। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसके वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम नेचर का है। तो ऑक्सीजन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा एक दूसरे को, मतलब 0 चार्ज यहाँ की तरफ से आएगा। तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज। तो अभी बताया था अगर परऑक्साइड होगा तब उसके इसमें -1 चार्ज निकल के आना चाहिए। अगर मान लो F2O है तो ऊपर अभी लिखवाया था तुम लोग के डायग्राम में कि ऑक्सीजन में जब F2O2 होता है, जब F2O2 होता है या फिर F2O होता है, तो F2O2 का मतलब ऐसा हो गया FOOF, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर -1 जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर +1 जाएगा। दूसरा फ्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 और दूसरा +1। और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब इस केस में ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने से कोई चार्ज निकल के नहीं आना है। तो ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी +1 चार्ज। और F2O का स्ट्रक्चर ले अगर, तो ये स्ट्रक्चर आएगा। ब्रेक किया तो +1, यहाँ भी ब्रेक, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर -1, दूसरे फ्लोरीन के ऊपर -1, तो ऑक्सीजन के ऊपर दोनों तरफ से मिला के -2 चार्ज आराम से कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल तो ऐसा ही है, -1 और दूसरा -1, बट नेट चार्ज यहाँ से +1 और +1, नेट चार्ज यहाँ से +2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसिडरेशन है उसके वजह से ही एक्चुअल में +1 या -1 चार्ज आता है। फ्लोरीन वाला पार्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए अगर फ्लोरीन का केस दे रखा तो इस केस में ऑक्सीजन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, अदरवाइज ऑक्सीजन कैन नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीरीज में ऑक्सीजन का ही नंबर आता है। तो फ्लोरीन को छोड़ दे अगर, तो ऑक्सीजन कहीं से भी अटैच हो जाए, ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके आगे के केसेस में हम लोग स्ट्रक्चर बना के भी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे। तो इसके आगे और एक चीज़ वैसे ध्यान ही रखना, जब भी कभी हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल दे रखे होंगे तो ट्राई करना कि स्ट्रक्चर बना के सवाल सॉल्व करें, ठीक है, ताकि उससे स्ट्रक्चर बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाए जब भी कभी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दे रखा होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 अगर ट्राई करें, मान लो CO2 दे रखा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सोच के देखो, एक बार पहले सोच के देखो, हम डिस्कस करते हैं। लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज कॉपी में होगा, उसको यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बना तो आ ही गया होगा अब तक, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट के सीरीज में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो 2 बॉन्ड ब्रेक किया, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2, कार्बन के ऊपर +2। दूसरे साइड भी 2 बॉन्ड ब्रेक किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 और कार्बन के ऊपर +2, तो टोटल कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। SO2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। और सागर भाग गया, उसको बोले थे कि नहीं झेल पाएगा, उसको समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर कोई या 17 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो डाउट नहीं है तो SO2 वाले पार्ट का क्वेश्चन कैलकुलेट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में SO3 20 H2CO3 और स्ट्रक्चर बना के काम करना। अभी 21
H2SO4, H2SO3। 25 तक क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ECl5, IF3, XCO2F2। चलो ये ट्राई करके देखो। H2SO5 ट्राई करके देखो। तो ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना।
ऑप्शन है, अगर ये माउस से हम लोग देख सकते हो उस चीज को तो फिर ज्यादा बेटर है। बढ़िया भाई, 3 लोगों का आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करो। शुभम, सनी, जल्दी। SO2 वाले पार्ट में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो यहाँ से +2, दूसरे साइड से +2, इसका मतलब +4 होना चाहिए। SO3 का डायग्राम अगर कंसिडर करके चलेंगे तो S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके इसमें ऐसा कर लेते हैं डायग्राम ट्रायंगल टाइप से। तो इसके इसमें सल्फर को ब्रेक करेंगे तो -2 और यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, तो टोटल मिला करके +6 के बराबर वैल्यू हो जाएगा। H2CO3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और OH, ऑक्सीजन वाला पार्ट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऊपर 2 बॉन्ड ब्रेक किए, कार्बन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे +1, फिर ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे +1, तो +2 +1 और +1, इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा +4 के बराबर। H2SO4 कंसिडर करेंगे तो S के साथ OH, उसके अलावा एक और OH, उसके अलावा 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक किए तो -2, सल्फर पे +2, नीचे भी -2, सल्फर पे +2, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किए तो -1, सल्फर पे +1, दूसरे साइड भी बॉन्ड ब्रेक किए तो -1 और +1, तो टोटल मिला करके एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, +1 यहाँ पे -2, टोटल मिला करके सल्फर के ऊपर +6 का चार्ज निकल के आ जाएगा। H2SO3 वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, दूसरा OH, टोटल ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड ब्रेक किया तो माइनस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, प्लस सल्फर के ऊपर, मतलब +4। PCl5 फॉस्फोरस के ऊपर 5 क्लोरीन, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 5 बॉन्ड ब्रेक किए तो 5 प्लस चार्ज आराम से निकल के आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद IF3, आयोडीन के साथ 3 फ्लोरीन का बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आयोडीन के ऊपर +3 चार्ज कंसिडर किया जा सकता है। H2SO5 का स्ट्रक्चर आज ही मेंशन किया है, एक OH और दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ब्रेक किया +1, डबल बॉन्ड ब्रेक किया +2, फिर एक बॉन्ड ब्रेक किया +1, डबल बॉन्ड ब्रेक किया +2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +6 के बराबर होगा। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, कभी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 6 से ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ गलती करते हुए काम कर रहे होंगे हम लोग, इस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। 25 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ऐसा नहीं कोई डाउट? नो सर। आज घर से बाहर निकला था क्या तो? बोल भाई। हाँ, ऐसा नहीं घर से बाहर निकला था क्या? हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? पूछ रहे घर से बाहर निकला था क्या आज? नहीं। तब इतना गर्मी का है बोकारो में। घर में रहा करो भाई, गर्मी मत बढ़ाया करो बाहर का। चलो, आज की क्लास में अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसी ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट से रिलेट करके ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से रिडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। फिर रिडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। वो थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट होगा, उसमें हम अलग से टॉपिक करवा देंगे, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। उसमें हम लोग जो लेविस स्ट्रक्चर बनाने का पार्ट था उसमें भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कराएंगे। जैसे एक चीज़ देखा होगा, अभी तक जो भी लेविस एसिड बताया, उन लेविस एसिड वाले पार्ट में एक चीज़ नहीं बताया तुम लोगों को, या एक पार्टिकुलर टाइप की चीज़ें नहीं बताई है। जैसे CO3 2- है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H3O+ है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लो I3- है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का पार्ट है
तो इन सब केसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये सब चीज़ें तुम लोग को नहीं बताई थी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते चलेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग आराम से कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। लास्ट के 2 लेक्चर में चीज़ें समझ में आई तुम लोगों को? है प्रिया, बताओ। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। मजा आया पढ़ के? हाँ सर। सर स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मजा आया। स्ट्रक्चर बनाने में सबको ही मजा आता है। हाँ भाई दीक्षा, यस सर, समझ आ गया। सर क्यों एक समझ में आया? डाउट है बोलो। सर, वो 18 नंबर में सर जो SO2 है सर, उसमें लीनियर लोन पेयर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लोन पेयर बनाएंगे तो लोन पेयर तो एटम के पास रहेगा ना। बनाना तो यस लोन सर। पेयर ही है, बट लोन पेयर बनाओ या ना बनाओ हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त। ओके सर। ठीक है। हाँ क्षितेश, यस सर। सारा चीज समझ में आया? यस सर। टॉपिक पढ़ने में मजा आया? यस सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हाँ, वो टॉपिक अच्छी काफी इंटरेस्टिंग है। हम इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उसके बाद आगे की चीजें तुमको बहुत रिलेटेबल लगेंगी। मतलब हम लोग जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो भी चीजें आराम से कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वाला पार्ट थोड़ा आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी का सीक्वेंस बड़ा absurd दे रखा है। मतलब क्यों ऐसा सीक्वेंस है? और पहले रिएक्शन दे रखा, फिर जैसे जैसे तुम लोगों को जिस तरीके से मैंने चीजें पढ़ाई, पहले उसमें पीरियोडिक टेबल का पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 वाले पार्ट कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस किए, तब जाके चैप्टर नंबर 1 वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पहले पढ़ ले तो चीजें रिलेट कर पाना ज्यादा आसान होगा। याद रखने के लिए चीजें कम हो जाएंगी, जनरलाइज वे में ज्यादा चीजें कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, जैसे अगर हम एक मान लो नॉर्मल बैच की बात करें, शायद देखा होगा तुम लोगों ने 10th क्लास का जो नॉर्मल बैच चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 1 शुरू हुआ है अभी। तो नॉर्मल बैच की बात करें तो उन लोगों को चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ही पढ़ाना पड़ेगा, बट वो कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं, मेरे हिसाब से प्रॉपर सीक्वेंस नहीं यार। अगर हमको कोई बोला है केमिस्ट्री पढ़िए 10th क्लास का, तो मेटल्स नॉन मेटल्स को कहीं भी डाल सकते हैं, बट वो भी अगर पीरियोडिक टेबल मालूम है तो याद रखना आसान हो जाता है। अदरवाइज फिर चैप्टर नंबर पीरियोडिक टेबल सबसे पहले, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट आप डिस्कस कर ले उसी पीरियड टेबल के बाद, फिर चैप्टर नंबर 1 2 फिर उसके बाद 4 डिस्कस करें। ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तो जो आगे नोमेनक्लेचर का पार्ट, ईथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। उसमें हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो हम लोग ऐसा लिख देते हैं, अगर मान लो स्ट्रक्चर में कि हम लोगों के पास ऐसा दे रखा कंपाउंड, एक मिनट, मान लो ऐसा दे रखा C2H6, तो C2H6 वाले पार्ट का मतलब हो गया इथेन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। हम लोग के पास हर एक कार्बन वाले पार्ट पे 3 3 हाइड्रोजन है, तो रिलेट करना चीज़ें आसान है। यहाँ पे एक एक बॉन्ड, यहाँ पे एक एक बॉन्ड, ये अपना C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। फिर मान लो प्रोपेन की बात करते हैं, तो प्रोपेन वाले पार्ट में 3 कार्बन हो जाता है। लॉजिकली एक ट्रायंगल बनना चाहिए, लेकिन कार्बन में ट्रायंगल नहीं बनाते हम लोग। कार्बन में ट्रायंगल भी बना सकते हैं और लीनियर चेन भी बना सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे जिसको हम लोग डिस्कस करना होता है। तो स्ट्रक्चर बनाना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल दिया, और बीच में 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा, तो याद नहीं रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको रटना पड़ता है 10th वालों को। तो ठीक है, मजा आया तो बहुत अच्छी बात है। शुभम, तुमको भी एक्सपेक्ट करेंगे मजा आया होगा इस टॉपिक में। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर के पार्ट से रिलेटेड जो तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट है, उस चीज का बेसिक डिस्कशन होगा हम लोग का। फिर उसके बाद कुछ एडवांस लेवल टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाना चाहिए, नहीं तो एक और लेक्चर लगेगा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और जो भी चीज़ें तुम लोगों को मैंने पढ़ाई है, जो भी चीज़ें शुरू से अभी तक, उसका कॉपी होगा तुम्हारे पास, उसको एक बार रीड करना। तुम लोग का हम केमिस्ट्री का एक पेपर लेंगे जो कोई फिक्स सिलेबस का नहीं हो कि हम ये चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस ले रहे हैं। ठीक है, बस उसमें केमिस्ट्री टिल टॉट ऐसा रहेगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई है तुम लोगों को, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन होगा। और क्योंकि काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए हैं तो टॉपिक्स में क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। मतलब हो सकता है हम 70-80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन के बराबर का टेस्ट लें, तो थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट, रिडॉक्स का पार्ट, स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड पार्ट, या फिर तुम्हारे ये पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट का कुछ
पार्ट, चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक दे रखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका पार्ट, उसके अलावा जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन, ये सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पार्ट है, बोर रूल हो गया या फिर हॉर्न्स रूल हो गया, उन सब चीज़ों से रिलेटेड पार्ट, उन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम लोग को पढ़ाई है उसके ऊपर एक टेस्ट लेंगे। हम पेपर बनाना शुरू कर देंगे। टेस्ट का डेट कुछ फिक्स नहीं है, अगर हम पेपर बना लेंगे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम रहता है मेरे पास, तो हम पेपर जब बना लेंगे, क्योंकि तुम लोगों को कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं बताया है, तो किसी दूसरे को पेपर बनाने देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो जब भी पेपर हम बनाने के लिए फ्री हो जाएंगे, हम पेपर अभी से क्रिएट करना शुरू कर देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट कर करके डालते जाएंगे। अगर सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए 40-45 तो एक सुटेबल डेट देख के तुम लोग को 1 वीक का टाइम दे करके आराम से बोल देंगे पेपर तुम्हारा उस दिन है। बट इन द मीन टाइम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इसके आगे अब सिलेबस काफ़ी तेजी से जाएगा। जो बेसिक पार्ट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।